बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से। और ये वो टॉपिक है जो कॉमर्स के हर स्टूडेंट ने किसी न किसी लेवल पे स्टडी किया होता है। ग्रेजुएशन लेवल पे भी बीबीए में ये टॉपिक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। इसी तरह मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सब्जेक्ट जो है किसी में भी मास्टर्स किया हो कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में भी, तो ये सब्जेक्ट कैंडिडेट्स ने, तालिब इल्म ने पढ़ा होता है। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, बेसिकली ये हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने, और ये जनरल मैनेजर भी था कोल माइनिंग कंपनी का। तो इसने अपनी जॉब के दौरान बहुत सारी एम्प्लॉइज़ की जो है वो वर्किंग को चेक किया, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक किया, और उसके बाद उसने अपने कुछ प्रिंसिपल्स और अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए ताकि एम्प्लॉय से किस तरह काम लिया जाएगा। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा था, तो बाद में वही रूल्स जो उसने अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए थे, वही रूल जो है उसने जो उसके एक बेंचमार्क के तौर पे, एक स्टैंडर्ड के तौर पे हुए, और पूरी दुनिया में जो मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, मैनेजरियल एम्प्लॉइज़ हैं, इसके अलावा कोई भी जो है मैनेजर जो है इस रूल्स को फॉलो किए बगैर जो है अपनी कंपनी को नहीं चला सकता। और ये वो बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट किए गए हैं, और आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एम्प्लाई जो है इन असूलों को वायोलेट नहीं करता। तो ये जो हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे इसके मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, उसके बाद ये लेटर फॉर्म में उसने अपने 14 प्रिंसिपल दिए थे, यानी 14 नकात मैनेजमेंट के। बेसिकली उसने स्टार्ट में ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग किस तरह होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग हमने कैसे करनी है, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग कैसे करनी है। ये भी हेनरी फ्यूल के बेसिक प्रिंसिपल थे। लेकिन लेटर ऑन उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को उसकी वर्किंग को करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की वर्किंग को इन्हांस करने के लिए ये प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसको हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। हेनरी फ्यूल डिस्क्राइब्ड मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ फंक्शंस। उसने मैनेजमेंट को यूनिवर्सल सेट ऑफ फंक्शंस के तौर पे जो है वो डिस्क्राइब किया है। दैट इंक्लूडेड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कंट्रोलिंग है और कोऑर्डिनेटिंग है। फ्यूल अटेंशन वाज डायरेक्टेड एट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल मैनेजर्स। मतलब ये है कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारे मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ के लिए जो उसने एक डायरेक्शन सेट कर दिया है, जो सारे मैनेजर्स फॉलो करते हैं। ही रोड द पर्सनल एक्सपीरियंस एज ही वाज द डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज फ्रेंच कोल माइनिंग फार्म। क्योंकि जिस तरह मैंने अभी बताया कि वो फ्रेंच कोल माइनिंग फार्म का जो है डायरेक्टर था, तो उसने अपनी फार्म को बेहतर परफॉर्म करवाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट किए थे। बाद में वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल होने लग गए। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फंडामेंटल रूल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट कुड बी टॉट इन स्कूल्स। ये फंडामेंटल रूल्स हैं जो कोई भी मैनेजर्स अपनी लर्निंग के दौरान अपनी जो सीख रहे होते हैं, स्किल्स जो है टॉट कर रहे होते हैं मैनेजर्स, उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्किल्स जो है बताई जाती हैं, उनके दौरान वो लर्न करते हैं और उनको फिर मैनेजर्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस सिचुएशंस हैं, उन तमाम सिचुएशंस में उनको अप्लाई करते हैं इन 14 प्रिंसिपल्स को। तो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? उसने बेसिकली हेनरी फ्यूल ने ये कहा है कि जो काम है लोगों की सलाहियत, काबिलियत, लियाकत के मुताबिक दिया जाए कि लोग किस किस्म का कितना काम कैसे जो है वो कर सकते हैं। मतलब ये है कि हर बंदे को हर काम नहीं आता, जो स्पेशलाइजेशन उस बंदे के पास है, जो काम वो बेहतर कर सकता है, उसको वही काम दिया जाए, उससे उसकी आउटपुट इंक्रीज होगी और वो ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम करेगा। सेकंड नंबर पे अथॉरिटी। हेनरी फ्यूल ये कहता है कि मैनेजर्स या कोई भी नॉन मैनेजर्स जो हैं उससे काम लेने के लिए उसको कुछ अख्तियारात दिए जाएंगे।
जब वो अख्तियारात उसको देंगे तो फिर वो काम बेहतर तरीके से करता है। मैनेजर मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स, तो मैनेजर जो है वो अपने ऑर्डर्स देने के काबिल उसको बनाया जाएगा। मैनेजर, अगर आप किसी मैनेजर को कोई काम देते हैं परफॉर्म करवाने के लिए, लेकिन अथॉरिटी नहीं देते, तो मैनेजर जो है वो काम परफॉर्म नहीं करवा सकता विद अथॉरिटी। तो हेनरी फ्यूल ये कहता है कि मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव देम दिस राइट, और उनको अथॉरिटी दी जाए ताकि वो ऑर्डर दे काम करवा सके। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। तो हेनरी फ्यूल ये कहता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में वाइट एंड ब्लैंक की फॉर्म में बनाए जाएं, उसको जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स जो हैं वो ओबे भी करें और उन रूल्स की रिस्पेक्ट भी करें। नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि हर एम्प्लाई जो है सिर्फ एक सुपीरियर से, अपने एक बॉस से जो है वो डायरेक्शन ले। ये नहीं है कि एक नॉन मैनेजरियल एम्प्लाई है तो अपने फर्स्ट मैनेजर भी उसका बॉस है, मिडिल मैनेजर भी उसका बॉस है, टॉप मैनेजर भी उसका बॉस है। अगर तीनों लोग बैक वक्त उसको ऑर्डर देंगे तो वो जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसका ऑर्डर जो है वो माने। तो जहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो दिया है यूनिटी ऑफ कमांड के, एवरी एम्प्लाई शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। सिर्फ एक ही उसका इमीडिएट बॉस होगा जिससे उसने ऑर्डर्स लेने होंगे, और बाकी के जो है वो ऑर्डर को ओबे उस दैट टाइम में वो नहीं कर सकता। इसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर्स एंड वर्कर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान ऑफ एक्शन हो, कि एक ही प्लान ऑफ एक्शन हो। ये नहीं है कि डिफरेंट बुकलेट्स हैं और कभी कुछ बता दिया जाता है, कभी किसी मीटिंग में कुछ बता दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाए और सारे मैनेजर जो है उसको फिर फॉलो करें और अपने वर्कर से फॉलो करवाएं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसमें यह है कि कोई भी एम्प्लाई जो है ऑर्गेनाइजेशन का या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो मुसलत नहीं कर सकते। यानी अगर उनका पर्सनल इंटरेस्ट है किसी एम्प्लाई का या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का, तो उस पर्सनल इंटरेस्ट को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। नेक्स्ट है रेमनरेशन। रेमनरेशन जो है वर्कर्स को उनके काम के मुताबिक फेयर और जो है जितना वो काम कर रहे हैं पे फॉर परफॉर्मेंस के मुताबिक उन्हें जो है रेमनरेशन दिया जाए उनकी सर्विसेज का। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन में ये है कि अब इसमें मैनेजर दो तरह की अप्रोचेस यूज़ करते हैं। एक है सेंट्रलाइजेशन, एक है डिसेंट्रलाइजेशन। आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रही है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन में ये है कि जो टॉप मैनेजर जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं या नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज़ में जो लोग हैं उनको भी वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन बेसिकली ये है कि सबऑर्डिनेट्स को जो है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ना किया जाए। लेकिन आजकल की अप्रोच ये कह रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके बाद स्केलर चेन। स्केलर चेन ये है कि एक लाइन ऑफ अथॉरिटी हो कि टॉप मैनेजर कौन है, मिडिल मैनेजर कौन है, फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन है, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज़ कौन है। तो ये एक अथॉरिटी, एक चेन होनी चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए अथॉरिटी की, उस जो हर बंदे को पता हो और हर एम्प्लॉइज़ को फॉलो करे। इसके बाद ऑर्डर। पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लोग भी सही जगहों पे काम कर रहे हैं और सही टाइम पे कर रहे हो, तो यानी हर चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में वर्क कर रही हो, ये एक प्रिंसिपल है। इसके बाद इक्विटी। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। तो मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बिल्कुल काइंड भी हों और मसावात बराबरी जो है वो कर रहे हो। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। मैनेजर शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सोनल प्लानिंग एंड इंश्योर दैट रिप्लेसमेंट आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसीज। मतलब ये है कि अगर जो मैनेजर जो हैं वो प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो उस प्लानिंग के मुताबिक जो है अपने पर्सोनल जो अपने लोग हैं उनको रिप्लेस करें और खाली वैकेंसीज़ को जो है फिल करें। इसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में ये है कि जो एम्प्लॉइज़ जो हैं
ज़्यादा काम करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे नए प्रोजेक्ट को, तो उसको उन्हें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एम्प्लॉइज़ हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स विल एग्जर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट। और लास्ट है एस्पेयर डी कॉर्प। इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, प्रमोटिंग टीम स्पिरिट विल बिल्ड हारमोनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूनिटी होगी तो टीम स्पिरिट बनेगी और ऑर्गेनाइजेशन में काम बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये था लेक्चर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।